स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे आज जो कक्षा 10 विज्ञान का मॉडल पेपर था। ठीक है, जो मॉडल पेपर था आज मैं इस वीडियो में उसका फुल सॉल्यूशन लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच में। यदि आप लोग 70 में 70 4 अप्रैल को 70 में 70 अचीव करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देखिए स्टूडेंट, ये जो वीडियो होने वाला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी जो मैंने ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, मॉडल पेपर जो मैंने सॉल्व किया है, इसी पैटर्न पर आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा इसी पैटर्न पर आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग खंड का खा गा यानी 3 खंड में ये डिवाइड है। ठीक है, जिसमें पहले हमारा फिजिक्स, सेकंड पर केमिस्ट्री है और थर्ड पे हमारा क्या है, बायोलॉजी। तो मैंने एक एक खंड का जो एक एक क्वेश्चन और उसका आंसर जिस प्रकार से था मैंने उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं जब मॉडल पेपर मैंने बताया तो मैंने बताया कि इसका सॉल्यूशन मैं अभी लेकर आऊँगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इसका ये सॉल्यूशन। ठीक है, प्रश्न एक का निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक जो मतलब सही है विकल्प छांटना है। ठीक है, यानी विकल्प चुनना है। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प चुनो। ठीक है, तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प चुनना है। तो देखिए का हमारा यहाँ कह रहा है, का में है कि किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, यानी किस दर्पण द्वारा या किस लेंस द्वारा किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा व आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा या अवतल लेंस द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है, फिर हमारा खा यहाँ दिया है कि प्रतिरोधकता का यसाई मात्रक क्या है। यदि आप लोग पहले से इन सब का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, प्रतिरोधकता का यसाई मात्रक क्या है स्टूडेंट, तो पहला हमारा ओम मीटर स्क्वायर, दूसरा कुलाम, तीसरा वोल्ट मीटर और चौथा ओम मीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट हो जाएगा ओम मीटर, यानी प्रतिरोधकता का यसाई मात्रक ओम मीटर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट का गा हमारा, इसमें कह रहा है स्टूडेंट कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, पहला जनरित्र, दूसरा गैल्वेनोमीटर, तीसरा एमीटर और चौथा मोटर। यानी इनमें से किसके द्वारा विद्युत धारा को हम उत्पन्न कर सकते हैं, तो इसका आंसर जो होगा स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी जनरित्र द्वारा हम विद्युत धारा को उत्पन्न कर सकते हैं। फिर क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का घ, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। जो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी होता है उसे हम किस में परिवर्तन कर सकते हैं, पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पश्चिमाभि द्वारा या परितालिका द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ये हो जाएगा पश्चिमाभि द्वारा। ठीक है, तो आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर दूसरा का क्या कह रहा है कि वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पक्ष दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है, जो कि 2 नंबर के लिए पूछा गया है। फिर से आप लोग ध्यान दीजिए क्या कह रहा है ये, कि वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट कि वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं, क्योंकि यह वस्तु का सीधा पूर्ण तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इतना यदि आप लोग एग्जाम में लिखकर चले जाते हैं तो आप लोगों का 2 नंबर मिल जाए। ठीक है, यानी वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं, क्योंकि यह वस्तु का सीधा पूर्ण तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसी प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन दूसरे का खा है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन दूसरा का खा कह रहा है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। यानी इसमें लेंस अवतल लेंस की फोकस दूरी हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर और कह रहा है कि वस्तु से कितनी दूरी, यानी हमें प्रतिबिंब की दूरी दे रखा और बिंब की दूरी पूछा, यानी यू पूछा है वी दे रखा। ठीक है स्टूडेंट, तो वस्तु से कितनी दूरी पर, यानी यू पूछा है वी दे रखा है। तो जो लेंस का सूत्र होता है वो हमारा होता है, यहाँ नीचे मैंने सॉल्व किया, जो जो दिया मैंने पहले उसे लिख लिया, उसके बाद सॉल्व किया। क्या देखिए, हम जानते हैं स्टूडेंट कि लेंस का सूत्र होता है 1/f इज इक्वल 1/b माइनस 1/u। ठीक है, तो 1/f, एफ के स्थान पे हमें 15 दिया था तो 15 रख दिए,
इज इक्वल 1/b, बी के स्थान पे 10 दिया था तो 10 1/-1/u, तो -1/u रख दिया मैंने, ठीक है। यू को इधर लाया और 1/15 को उधर लेकर गया। उसके बाद यहाँ देखिए स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीपल करके तो यू का जो वैल्यू यहाँ हमें फाइंड हुआ वो यू का मान 30 सेंटीमीटर आया, यानी वस्तु द्वारा लेंस 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर दूसरा का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग उसके तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर दूसरा का गा है। गा में क्या कह रहा है कि जरा दृष्ट दोष क्या है, इसका निवारण लिखिए, ठीक है। जरा दृष्ट दोष क्या होता है, इसका निवारण लिखना है। ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट। यानी जरा दृष्ट दोष, तो लिखेंगे उत्तर कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना तो नज़दीक की वस्तु और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। इसके निवारण के लिए अवतल व उत्तल लेंस दोनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यानी जो जरा दृष्टि दोष होता है वो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को मिलाकर होता है, वही जरा दृष्टि दोष होता है। इसके लिए अवतल और उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं इसके निवारण के लिए। तो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसी प्रकार से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्या कह रहा है स्टूडेंट कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी 15 सेंटीमीटर दूर पर प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन का नियम को लिखेंगे हम लोग, तो उत्तर में लिखेंगे, उसके बाद हेडिंग डाल के लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराती है और टकराने के पश्चात अपने मार्ग के विपरीत दिशा में वापस लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इतना आप लोग लिख देते हैं तो आप लोगों का जो मार्क रहेगा, जितना मार्क का उतना आप लोगों का मिल जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर रखने पर स्थिति ज्ञात करने। त्रिज्या दे रखा है और दूरी भी दे रखा है हमें, तो हमें इसकी स्थिति की विवेचना करना है, यानी बी हमें पूछा है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन कह रहा है वो मैंने हल किया है। देखिए स्टूडेंट, वक्रता त्रिज्या दे रखा है 20, ठीक है। तो त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो जब त्रिज्या 20 है तो फोकस दूरी 10 हो जाएगा, और यू हमें 5 सेंटीमीटर दिया है पहले स्थिति में, तो भी पूछ रहा, तो हम जानते हैं यह दर्पण है तो इस दर्पण का सूत्र लगेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा 1/f इक्वल 1/b प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/f का मान 10 है, उसके बाद 1/b प्लस 1/u का मान 5 है, तो मैंने रख दिया। उसके बाद पक्षांतर करने के पश्चात यहाँ जो b का मान फाइंड हुआ स्टूडेंट, यहाँ b बराबर 10 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से जो दूसरा हमें कह रहा था स्टूडेंट, दूसरे में भी r वही सेम है, f 10 हो जाएगा, u 15 कर दिया था, इसमें u 5 था और इसमें u 15 कर दिया। उसके बाद इसमें भी b ज्ञात करना, तो हम जानते हैं कि 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, तो 1/10 माइनस 1/15, उसके बाद क्रॉस मल्टीपल करने के पश्चात हमें b का मान कितना यहाँ प्राप्त हुआ, b का मान हमें यहाँ 30 प्राप्त हुआ स्टूडेंट। तो 30 यानी पॉजिटिव वैल्यू है तो दोनों प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है स्टूडेंट, और पॉजिटिव है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार जो प्रश्न तीसरा का यहाँ पर समाप्त होता है, हम लोग प्रश्न तीसरे के खा की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, प्रश्न तीसरा का जो खा इसमें कह रहा है कि विद्युत विभवांतर का परिभाषा व मात्रक लिखिए। 10 ओम 20 ओम और 30 ओम के प्रतिरोध को पहला लिखा है समांतर क्रम, दूसरा श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, यानी टोटल रेजिस्टेंस समांतर क्रम एंड श्रेणी क्रम में हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले कहा था विद्युत विद्युत विभवांतर का परिभाषा लिखने का, तो यहाँ विद्युत विभवांतर का परिभाषा हेडिंग डाल कर लिखेंगे कि विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल को विद्युत विभवांतर कहते हैं, इसका मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट। इतना आप लोग लिख देंगे तो आप लोगों का जो नंबर रहेगा वो मिल जाएगा। अब हमें कह रहा था पहला कि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, तो समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/r इज इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r, r1 का मान 10 दिया है तो 10 रख देंगे, r2 का मान 20 तो 20 रखेंगे, और r3 का मान 30 है तो 30 रखेंगे। दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ हम लोग r1 का मान 10, r2 का मान 20 और r3 का मान 30 रख दिए, ठीक है। अब देखिए इसे हल करेंगे, लॉसा लेंगे तो 60 हो जाएगा इन सब का। उसके बाद हल करेंगे तो 1/r बराबर 11/60, तो r बराबर 60/11 ओम, ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 60/11 होगा। उसके बाद दूसरा कह रहा था कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, तो हम लोग श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे।
तो स्टूडेंट जो श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर R1 का मान 10 दिया था, R2 का मान 20 दिया था, R3 का मान 30 दिया था, तो R बराबर हो जाएगा 60 ओम। यानी जो तीसरे का खा था, क्वेश्चन नंबर तीसरे का खा, R बराबर यानी टोटल श्रेणी क्रम में R बराबर 60 आया, ठीक है, 60 ओम, और समांतर क्रम में R बराबर 60/11 है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ कह रहा है स्टूडेंट कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्यविधि को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, विद्युत मोटर का सिद्धांत और कार्यविधि आप लोगों को पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैंने इसका अलग से वीडियो बनाया था, अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है। आप लोग जाइए और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उससे क्लिक करके आप इसका जो सोल्यूशन है अच्छी तरह से इसका नामांकित चित्र के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट प्रश्न 4 का जो आंसर हो जाएगा, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इस लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग उस जो विद्युत मोटर का सिद्धांत का मैंने बताया उस पर आप लोग पहुंच जाएंगे, और अच्छे तरीके से मैंने स्पष्ट करके बताया, आप लोग उसे देख सकते हैं। सिद्धांत और आरेख कार्य विधि जितना उसका नामांकित चित्र है सब मैंने बता दिया, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है। देखिए स्टूडेंट, अब हमारा खंड का जो है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। जो खंड का है हमारा यानी फिजिक्स का पोर्शन यहाँ पर समाप्त हो गया। अब यहाँ हमारा क्या आ गया, यहाँ केमिस्ट्री आ गया है, ठीक है स्टूडेंट। खंड खा में हमारा केमिस्ट्री आ गया है, जो कि इसमें भी इम्पोर्टेंट जितना मॉडल पेपर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मैंने लेकर आया, ठीक है। खंड खा यानी खंड का समाप्त और खंड का स्टार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि जडियन प्लस CuSO4 गिव्स आउट जडियन SO4 प्लस Cu में किस प्रकार की अभिक्रिया, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए इसमें आप लोग ध्यान दीजिए कि जडियन यहाँ था तो ये विस्थापित होकर जडियन Cu के स्थान पे आ गया है, और Cu जो है वो जडियन के स्थान पे यानी विस्थापित हो गया, ठीक है। तो इन जो ऊपर लिखा गया है रिएक्शन स्टूडेंट, इसमें कौन सी अभिक्रिया है आप लोग बताइए, जानते होंगे तो बताइए, ठीक है। इसमें पहला हमारा है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन, तीसरा विस्थापन, चौथा द्विविस्थापन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि देखिए जडियन Cu के स्थान पर चला जा रहा है, यानी कम अभिक्रियाशील अधिक अभिक्रियाशील धातु उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापित करके, वही हमारा क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर खा है कि जल की कठोरता को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है, यानी जल की कठोरता को किसके द्वारा हटा सकते हैं। पहला बेकिंग सोडा, दूसरा धामन सोडा, तीसरा ब्रिंजक सोडा, चौथा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सेकंड, धामन सोडा द्वारा हम जल की कठोरता को दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है। पहला है ब्यूटेनोन, दूसरा है ब्यूटेनॉल, तीसरा है ब्यूटेनोइक एसिड, और चौथा है ब्यूटेनल। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड ब्यूटेनॉल, यानी OH जो होता है एल्डिहाइड समूह है, इसमें ऑल जुड़ता है, ठीक है। इसी प्रकार से सॉरी एल्डिहाइड नहीं एल्कोहल, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर शुरू होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यहाँ, कह रहा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है, रासायनिक समीकरण का उदाहरण समझाए, ठीक है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित हमें यहाँ स्पष्ट करना। तो उत्तर हो जाएगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया वह है अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का अपचयन तथा दूसरे अभिकारक का उपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। यानी दो अभिकारक रहते हैं, उसमें से किसी का ऑक्सीकरण होगा, एक का ऑक्सीकरण दूसरे का अपचयन होगा, तो हमारा क्या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O, यानी यहाँ Cu यानी कॉपर का यहाँ अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन का यहाँ उपचयन हो जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 6 का जो था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का जो खा हमारा कह रहा है बेकिंग सोडा बनाने की विधि व उपयोग को लिखिए। तो चलिए स्टूडेंट इसका हम लोग आंसर देखते हैं क्या है। देखिए स्टूडेंट, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, यानी उत्तर हम लोग देखेंगे, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम
सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसका अणुसूत्र NaHCO3 होता है, ठीक है। इतना आप लोग लिख देंगे। उसके बाद इसका फिर कह रहा था कि बनाने की विधि, तो बनाने की विधि हम लोग देखेंगे। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। देखिए स्टूडेंट, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, यानी जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें सोडियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होगा। पुनः हम लोग सोडियम कार्बोनेट को और जल को पुनः हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के CO2 में प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। हम लोग अभिक्रिया के अनुसार समझेंगे। मैंने लिया है केमिकल रिएक्शन। 2NaOH प्लस CO2 गिव्स आउट Na2CO3 प्लस H2O, ठीक है। उसके बाद पुनः इसे हम लोग यहाँ पर CO2 के उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो Na2CO3 प्लस H2O यही था, प्लस CO2 गिव्स आउट 2NaHCO3, ठीक है स्टूडेंट। यानी ये बनाने की विधि था। अब इसका कुछ उपयोग लिख सकते हैं हम लोग। मैंने यहाँ 2 उपयोग लिखा है, आप लोग और अपने हिसाब से याद कर सकते हैं, ठीक है। यानी उपयोग है इसका, जलीय विलयन अम्लीय होता है, इसे खाने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। इतना आप लोग लिख देते हैं तो आप लोगों का फुल मार्क मिल जाएगा। इसी प्रकार से स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का गा है। गा कह रहा कि आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर गा 6 का वो कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या अंतर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग जरूर इसे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यानी आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम है और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इसकी परमाणु त्रिज्या में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर दिखाई देता है, यही पूछ रहा है। तो उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट आधुनिक आवर्त सारणी का नियम, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके प्रमाण क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम हो गया। फिर से समझिए कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके प्रमाण क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्त सारणी में, यानी ये आवर्त सारणी का नियम हो गया। अब हमें फिर पूछा था कि बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, ठीक है इसमें। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इनकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का गा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का स्टूडेंट निम्नलिखित का IPSC नाम लिखना है। इंपॉर्टेंट है ये, IPSC नाम कंपलसरी है किया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। IPSC नाम जो है कंपलसरी है किया जाएगा, ऐसा नहीं किया जा सकता है, बट इसी IPSC नेम आएगा, ठीक है। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। उसके बाद C पे CH3 ऊपर नीचे लगा। तो इसका IPSC नाम यहाँ से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5, 4 पे मेथिल समूह लगा है, 1 और 2 है तो डाई लगाएंगे, ठीक है। यानी 4 डाई मेथिल मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, पेंट है और COOH लगा है तो इसके लिए OH जोड़ते हैं हम लोग, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट यानी पेंटेनोइक एसिड। 4 डाई मेथिल पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। ये हमारा IPSC नेम हो गया। इसी प्रकार से 7वां का दूसरा देखेंगे हम लोग। देखिए स्टूडेंट, यहाँ 7वां का दूसरा है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH ऊपर हमारा क्लोरो समूह लगा है, उसके बाद C सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक है। तो इसे भी 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 दूसरे स्थान पे हमारा क्लोरो समूह तो यहाँ लिखेंगे 2 क्लोरो, उसके बाद मेथ एथ प्रो ब्यूट ब्यूटेनॉल, OH के लिए ऑल जुड़ता है तो ऑल हम लोग लगा देंगे। या फिर एक और कर सकते हैं आप लोग कि मेथ एथ प्रो ब्यूट ब्यूट 1 ऑल कामा 2 क्लोरो, ठीक है। ये कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यानी दोनों में से यदि आप लोग चाहे इसे लिख देते हैं चाहे इसे लिख देते हैं, दोनों में से आप लोगों का सेम सही है और सेम नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। फिर इसी प्रकार से हमारा जो 7वां का खा स्टूडेंट, 7वां का खा कह रहा है कि संक्षारण किसे कहते हैं, रोकने की 2 विधि लिखे, ठीक है। संक्षारण क्या होता है, इसे रोकने की हमें 2 विधि लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट संक्षारण क्या होता है कि धातुएं वायु के संपर्क में आकर नमी के कारण धीरे धीरे खराब होने लगती हैं, संक्षारण कहलाता है। यानी जो जैसे हम लोग कोई चीज़ रख देते हैं तो वो नमी के कारण खराब हो जाती है, संचरित हो जाती है धीरे धीरे, तो वो
वही संक्षारण कहलाता है। जैसे अभी बारिश के मौसम में किसी लोहे को बाहर रख दें तो जंग लग जाता है उसमें, तो वो संक्षरित होने लगती है धीरे धीरे, तो वही प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। ठीक है, इसे रोकने की दो विधियां, पेंट लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, ये दो विधियां हैं, इसे लिख सकते हैं पेंट लगाकर और ग्रीस लगाकर। यानी जो हमारा लोहा रहता है, बारिश के मौसम में हम लोग बाहर रख दें तो वो जंग लग जाता है उसमें, तो हम लोग पेंट लगाकर उसे संक्षारण रोकने की विधियां ये हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 8 हमारा, निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना। ठीक है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। पहला, कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा, साबुन की सफाई प्रक्रिया। ठीक है, तीसरा, समजातीय श्रेणी। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। पहला का उत्तर जो है कि कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। देखिए, वे अभिक्रिया जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु समूह के द्वारा हटाया जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को, यानी उसका जो प्लेस होता है उसे चेंज करना, उसे रिप्लेस करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में फिर से समझिए पुनः कि वे अभिक्रिया जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु समूह के द्वारा हटाया जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे। देखिए स्टूडेंट, उदाहरण हमारा है CH4 प्लस Cl2, लाइट यानी प्रकाश की रोशनी में CH3Cl प्लस HCl ये बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी ये इसका स्थान देखिए चेंज हो गया है, CH3 हो गया, H यहाँ एक H इधर चला गया, देखिए यहाँ CH3 यहाँ 3 यहाँ आया तो एक H बचा, तो इधर H चला गया, Cl एक इधर आया और एक इधर आया। ठीक है, यानी जो यहाँ देखिए 2 Cl था, 2 Cl इधर था, इधर भी एक Cl इधर है, एक Cl इधर है, यानी बैलेंस है ये रिएक्शन। ठीक है, इसकी इसी प्रकार से स्टूडेंट हमारा जो 8वां का दूसरा कह रहा है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया। ठीक है, तो साबुन की सफाई प्रक्रिया हम लोग देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, 8वां का दूसरा है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म समान होते हैं। जल में विलय एक सिरे को जलरागी कहते हैं, हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 8 था, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं। ये क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट ये 7 नंबर का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 8 था ये 7 नंबर का था। पहले ये 2 नंबर का था, ये 3 नंबर के था और ये 2 नंबर का था। ठीक है, 2 2 4 3 7, तो ये थोड़ा बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा, यानी इसके हिसाब से जिसमें जो अंक जैसे निर्धारित किए गए उसी हिसाब से उसमें क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है। ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि साबुन की सफाई प्रक्रिया, कि साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विलय एक सिरे को जलरागी कहते हैं, जल में हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, जल में विलय दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। फिर क्या है कि जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है। ऐसा अणु का बड़ा गुच्छा बनाने के कारण होता है जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है क्योंकि ये तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं। मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन आयन विकर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार साबुन पर मैल को हटाया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट है ये, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये बार बार पूछा गया हो। ये कई क्वेश्चन, इसका जो आंसर है एक ही, लेकिन क्वेश्चन 4 से 5 विधि से वो पूछता है। ठीक है, 4-5 टाइप करके क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों का, लेकिन उसका आंसर एक ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट क्वेश्चन था और केमिस्ट्री का भी लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा है। उत्तर क्रमांक जो 3 है हमारा, कह रहा कि समजातीय श्रेणी पे हमें टिप्पणी लिखना था, जो कि इसके लिए 2 नंबर। ठीक है, तो देखिए समजातीय श्रेणी क्या होता है कि कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसका सामान्य सूत्र व क्रियात्मक समूह समान होता है, समजातीय श्रेणी कहलाता है। इतना आप लोग लिख देते हैं तो 2 नंबर आप लोगों का फिक्स हो जाएगा, कोई काट नहीं सकता। ठीक है, समजातीय श्रेणी क्या होता है कि कार्बनिक यौगिक का वह समूह जिसका सामान्य सूत्र व
क्रियात्मक समूह समान होता समजातीय श्रेणी कहलाता है। जैसे CH3 में OH समान है, यहाँ पर भी OH समान है, इसका क्रियात्मक समूह कौन सा है? OH है। और समान सूत्र CH3 है तो यहाँ भी CH3 समान है, और OH यानी क्रियात्मक समूह भी समान है। यानी क्रियात्मक समूह और समान सूत्र दोनों समान हो तो कौन सी श्रेणी कहलाती है? समजातीय श्रेणी कहलाती है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग फिजिक्स, देखिए यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री आप लोग अच्छी तरीके से जो मॉडल पेपर था समझ गए होंगे। इसी प्रकार से फिर हमारा नेक्स्ट अगला है बायोलॉजी का, बायोलॉजी, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग बायोलॉजी का जो मॉडल पेपर में आया था क्वेश्चन उसे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, खंडगा यह हमारा शुरू हो जाता है, यानी खंड का और खा हम लोग समाप्त कर चुके हैं, जिसमें हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री था। खंडगा में बायोलॉजी रहता है, इसमें कम क्वेश्चन रहते हैं, और ये बायोलॉजी जो होता है ये हमारा 20 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है स्टूडेंट, 20 नंबर का। 35 नंबर का आपका 25 नंबर का केमिस्ट्री, 25 नंबर का फिजिक्स, 25 25 50 और 20, ये कितना हो गया? 70, ठीक है। 70 नंबर मिलाकर पूछा जाता है, 25 25 50 20 70, यानी टोटल 70 रहता है, ठीक है। तो ये 20 नंबर का पूछा जाता है, और केमिस्ट्री और जो फिजिक्स होता है वो हमारा 25 25। देखिए खंडगा क्या कह रहा है स्टूडेंट, प्रश्न 9 का है इसमें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग है। यानी जितना भी खंड आप लोगों को अभी तक मिला उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आया वो बहुविकल्पी क्वेश्चन था। खंडगा में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ध्यान से समझिए, नहीं है। तो देखिए अंडाशय जो है ये तो मादा जनतंत्र का भाग है, गर्भाशय भी है, शुक्रवाहिका ये नहीं है, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? शुक्रवाहिका नहीं है, यानी शुक्रवाहिका नहीं है। डिम्बवाहिनी ये भी मादा जनतंत्र का भाग है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, कह रहा है कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कौन सा? पवन ऊर्जा है, या सौर ऊर्जा है, या कोयला है, या जल विद्युत है? तो देखिए स्टूडेंट, जीवाश्म ऊर्जा का जो स्रोत हो हमारा है कोयला, ठीक है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? कोयला है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा गा, कि पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों के करने के लिए प्रयोग किया जाता है? पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है? यांत्रिक कार्य, रासायनिक कार्य, दोनों कार्य, कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जो पवन चक्की का कार्य करने के लिए किया जाता है वो होता है हमारा यांत्रिक कार्य, ठीक है। इसका जो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। इसी प्रकार से घा है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण, जैव उच्चीकरण, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, जैव निम्नीकरण। यानी वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, वो क्या है देखेंगे हम लोग। इसे भी आप लोग ध्यान से समझिए स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। कह रहा कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थिति कौन सी है और उसके उप उत्पाद क्या हैं, ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थिति कौन सी है और उसके उप उत्पाद क्या हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट कि स्वपोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि होना चाहिए, ठीक है। यानी जो स्वपोषी पोषण होते हैं उन्हें क्या क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल चाहिए, ठीक है। इसके उपोत्पाद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसे आप लोग ध्यान समझिए फिर से, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थिति कौन सी है और इसके उप उत्पाद क्या है? तो स्वपोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि होना चाहिए। इसके उपोत्पाद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा कार्बोहाइड्रेट हैं। तो स्टूडेंट आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसी प्रकार से। चलिए हम लोग इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या हो। देखिए स्टूडेंट, यहाँ हमारा खा जो है ये कह रहा पुष्प का बीजांड स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो जो नामांकित चित्र यानी चित्र जो फिगर कार्य है, फिगर वाला कार्य मैं आप लोगों को एक वीडियो में पूरा जितना फिगर का कार्य होता है मैं बताऊंगा, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है। जितना भी फिगर बनाने वाला रहता है स्टूडेंट, मैं आप लोगों को एक वीडियो में फिगर वर्क बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए हम लोग गा की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा कि जैव निम्नीकरण पदार्थ के पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जैव निम्नीकरण पदार्थ के पर्यावरण को निम्न प्रकार से प्रभावित करता है। पहले फलों व सब्जी के छिलकों से, यानी फलों और सब्जियों के छिलकों से हमारा जो पर्यावरण है ये भी तो प्रभावित होता है।
जो सड़ गल जाते हैं, इसमें से तमाम प्रकार की जो गैसें निकलती हैं, उससे भी हमारे जो पर्यावरण की हानि होती है। जैव निम्नीकरण से कई प्रकार की बीमारियाँ भी अन्य तरह से कई तरह के से जो बीमारियाँ हैं, वो भी तरीके से फैलती हैं, ठीक है। फल और सब्जी के छिलकों से और जो बीमारियाँ हो रही हैं, इससे भी हमारा जो पर्यावरण है ये प्रभावित हो रहा है, ठीक है इसमें ना। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 यहाँ बचा। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 और 12, क्वेश्चन नंबर 11 में फिगर वाला क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को बताया कि जो फिगर वाला क्वेश्चन मैं एक वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसे आप लोग करिएगा, ठीक है। यदि आप लोग नहीं कर पाते हैं तो आप लोग कमेंट करिए, मैं इसका सोल्यूशन भी क्वेश्चन नंबर 12 का भी बता दूंगा। देखिए स्टूडेंट, मैंने जो मॉडल पेपर था, देखिए मॉडल पेपर 2022 का मॉडल पेपर जो हमारा साइंस का था, 2022 का मॉडल पेपर साइंस का फुल सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में, मेरा क्या है, फुल सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। फुल सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बता दिया हूँ, ठीक है। फुल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट, आप लोग बताइए कि इन जितना मैंने क्वेश्चन बताया, इसमें से आप लोग पहले कितना जानते थे और अब कितना जान चुके हैं, और इसे आप लोग अवश्य तैयार कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके अपना प्यार जरूर दिखाइए। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।